हेलो एवरीवन, आज हम स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये रेस्पिरेशन का एक टॉपिक है और रेस्पिरेशन जब हम पढ़ रहे थे तो इसके पहले के लेक्चर में हमने एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लंग्स और एल्वेलाई के बारे में देखेंगे। अब मैमल्स के लंग या स्पेशली ह्यूमन बीइंग के लंग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब मैमल्स में जो सिलोम होती है वो सिलोम डायफ्राम के थ्रू दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अब सिलोम होती क्या है? एलिमेंट्री किनारे और बॉडी मोल्ड के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम सिलोम कहते हैं, जो कि मीजोडर्म से लाइन होती है। वो कैविटी क्या कहलाती है? सिलोम कहलाती है। क्लियर? अब जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उसमें जो डायफ्राम होता है, जो मैमल्स में सबके अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और ये डायफ्राम क्या करता है, जो पूरी बॉडी कैविटी होती है सिलोम, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो अपर वाला पार्ट होता है उसे हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, और जो डायफ्राम के नीचे वाला पार्ट होता है उसे हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पर दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। क्लियर? अब लंग एक मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, यहाँ डबल मेम्ब्रेन होती है जिससे लंग्स कवर रहते हैं। इन मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरा। क्लियर? इन मेम्ब्रेन्स को हमने क्या बोला है? प्लूरा, और इसका सिंगुलर होता है प्लूरम। दो मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरम, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसे हम बोलते हैं विसरल प्लूरम। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो पैराइटल प्लूरम है वो क्या है? आउटर कवरिंग है, और ये जो पैराइटल प्लूरम होती है वो ये क्या है? थोरेसिक कैविटी है। तो थोरेसिक कैविटी की जो लाइनिंग बनाती है वो कौन बनाती है? पैराइटल प्लूरम बनाती है, और अंदर की तरफ जो विसरल प्लूरम होती है वो लंग की सरफेस से अटैच रहती है। क्लियर? तो यहाँ पर दो टाइप की कवरिंग हो गई है, एक जो प्लूरम बोलते हैं, दोनों की कवरिंग को मिलाकर के तो प्लूरा बोलेंगे, लेकिन इसका सिंगुलर होता है प्लूरम। तो ये वाली होती है पैराइटल प्लूरम और ये वाली होती है विसरल प्लूरम। अब ये जो दोनों प्लूरम हैं इनके बीच में यहाँ जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। क्लियर? इसको हम क्या बोलेंगे? प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। और इस प्लूरल कैविटी में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ रहता है। अब वो प्लूरल फ्लूइड क्या होता है? इसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जब ब्रीदिंग होती है तो उस वक्त इसको फ्रिक्शन से बचाता है। क्लियर? तो ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है प्लूरल फ्लूइड। अब हम लंग की स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लंग का स्ट्रक्चर है, ये ऊपर की तरफ तो क्या होते हैं? कॉनिकल होते हैं शेप में, और जो कॉनिकल वाला पार्ट होता है उसे एपेक्स कहते हैं, और जो लोअर पार्ट होता है, जो बेस वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कैसा होता है? ये एकदम फ्लैट होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, और ऊपर जो कॉनिकल पार्ट होता है उसे हम एपेक्स बोलते हैं। क्लियर? अब लंग का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसकी हम बात करते हैं। ये वाला लंग जो है वो कैसा है? ये तो हुआ राइट लंग, और ये होता है लेफ्ट लंग। जो राइट लंग है उसमें 3 लोब प्रेजेंट होती है, यहाँ आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। तो ये वाली जो लॉब होती है ऊपर वाली जो 1 नंबर की, उसे हम बोलते हैं सुपीरियर लॉब। सेकंड नंबर वाली जो लॉब है उसे बोलते हैं मिडिल लॉब, और थर्ड वाली जो लॉब होती है इसे हम बोलते हैं इंफीरियर लॉब। क्लियर? तो सुपीरियर लॉब और मिडिल लॉब ये एक हॉरिजॉन्टल फीचर होता है, उस हॉरिजॉन्टल फीचर के थ्रू ये दोनों लॉब सेपरेट रहती है, और ये एक ऑब्लिक फीचर होता है जो सेकंड और थर्ड मतलब मिडिल लॉब और इंफीरियर लॉब को सेपरेट करता है। क्लियर? तो ये राइट वाला लंग तो 3 लॉब में डिवाइड होता है, और जो लेफ्ट लंग है वो 2 लॉब में डिवाइड होता है। ये जो ऊपर बड़ी वाली लॉब होती है इसे हम बोलते हैं सुपीरियर लॉब, और नीचे वाली जो लॉब होती है उसे हम बोलते हैं इंफीरियर लॉब। ये दोनों एक ऑब्लिक फीचर के थ्रू सेपरेट करते हैं। क्लियर? और यहाँ नीचे की तरफ क्या है? ये डायफ्राम प्रेजेंट है, और इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है। अब आप देखिए कि लेफ्ट लंग में आपको एक नॉच नजर आती है जिसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। ये जो कार्डियक नॉच होती है इसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? अब ये मिडिस्टीनियम क्या होता है? मिडिस्टीनियम किसको बोलते हैं हम? कि ये पूरी थोरेसिक कैविटी है, तो थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिडिस्टीनियम बोलते हैं। अब इस वाले स्पेस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? देखिए, ये जो ट्रेकिया है ये भी इस मिडिस्टीनियम में ही प्रेजेंट होती है, यहाँ जो हार्ट होगा वो भी मिडिस्टीनियम में ही प्रेजेंट होगा। क्लियर? तो मिडिस्टीनियम तो क्या हो गया कि थोरेसिक कैविटी में दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिडिस्टीनियम बोलते हैं। ये जो कार्डियक नॉच है वहां क्या प्रेजेंट होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो ये तो हमने पूरा लंग का स्ट्रक्चर देखा। अब हम बात करते हैं कि
ये जो लंग्स हैं, इन लंग्स के अंदर ये पार्ट क्या था, ट्रेकिया, ये ट्रेकिया डिवाइड करती है, मतलब ये बाइफरकेट कर जाती है और बाइफरकेट होकर के क्या बनाती है, यहाँ पर ये क्या होती है, ब्रोंकाई, ठीक है। इसका सिंगुलर होता है ब्रोंकस और दोनों मिलाकर हम इसे बोलते हैं ब्रोंकाई। क्लियर। अब आप यहाँ देखिए ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया यहाँ पर डिवाइड होती है, किसमें डिवाइड होती है, ब्रोंकस में। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस या मेन ब्रोंकस बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होकर के क्या बनाती है, यहाँ पर ये बनाती है सेकेंडरी ब्रोंकस। ब्रोंकस जब डिवाइड हुई तो क्या बनाती है, सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होकर के बनाएगा टर्शियरी ब्रोंकस। क्लियर। अब टर्शियरी ब्रोंकस जो है फिर वो आगे की तरफ क्या बनाता है, ब्रोंक्यूल्स बनाता है और ये ब्रोंक्यूल्स वापस से डिवाइड हो जाती है और क्या बनाती है, लोब्यूलर ब्रांचेस बनाती है। ये लोब्यूलर ब्रांचेस जो बनाती है तो फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है यहाँ पर ये एल्वियोलर डक्ट होती है और फिर ये किस में ओपन हो जाती है, एल्वियोलाई में ओपन हो जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर जो ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया किसमें डिवाइड होती है, ब्रोंकाई में, फिर वो लंग्स में एंटर करती है और फिर उनका फर्दर सब डिवीजन होता है और ये सारे स्ट्रक्चर बनते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं एल्वियोलाई की। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं बलून लाइक स्ट्रक्चर है और थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, लंग्स की यूनिट होती है और जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ब्लड से जो लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है, तो लंग के कौन से पार्ट से गैसेस का एक्सचेंज होता है, इस एल्वियोलर सरफेस से होता है। तो एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, थिन वॉल्ड होती है और कैपिलरी का नेटवर्क इसके ऊपर, मतलब इंटरलिंकिंग कैपिलरीज इस पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि आप देखिए ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर क्या होगा, ऐसे कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होगा, इस टाइप से कैपिलरीज का नेटवर्क यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये जो एल्वियोलाई होती है इस पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क प्रेजेंट होता है और थिन वॉल होती है। क्लियर। और इसकी जो लाइनिंग होती है वो किसके थ्रू होती है, स्क्वैमस एपिथेलियम जो होती है उसके थ्रू ये लाइन रहती है। कौन सी एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम से ये लाइन रहती है। और ये क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती है वो रेस्पिरेटरी जोन बनाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है और इसी के थ्रू जो होता है वो गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एक लंग के अंदर कितनी एल्वियोलाई प्रेजेंट होती है। तो एक लंग के अंदर लगभग 400 × 10⁻⁶ एल्वियोलाई प्रेजेंट है। क्लियर। और एक लंग का जो एक लंग जो है लगभग 80 मीटर स्क्वायर का सरफेस रेस्पिरेटरी एरिया या सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करता है। कितना, 80 मीटर स्क्वायर का एक लंग। तो दोनों लंग मिलकर के लगभग 160 मीटर से भी ज्यादा का रेस्पिरेटरी एरिया प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये एक टेनिस कोर्ट की साइज के बराबर होता है और हमारी स्किन के लगभग 80 टाइम्स होता है, मतलब 80 गुना हमारी स्किन से ज्यादा यहाँ पर रेस्पिरेटरी एरिया मिल जाता है। और ये जो है ये जो हमने एल्वियोलाई की बात की तो हमने क्या कहा था कि जो गैसेस का एक्सचेंज ब्लड में हो रहा है, जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है और वहां से जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में आकर के एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। क्लियर। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि एल्वियोलाई जो है, एल्वियोलाई की सरफेस रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। क्लियर। अब रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो कौन बना रही है, एक तो एल्वियोलाई की सरफेस बनाती है प्लस ब्लड कैपिलरीज है, ये दोनों मिलकर के क्या कर रही है, रेस्पिरेटरी सरफेस बनाती है। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो दूसरे पार्ट्स जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एक होता है डायफ्राम। क्लियर। डायफ्राम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने का काम करता है और इसमें बिल्कुल भी परफोरेशन नहीं होता है। क्लियर। यहाँ कोई भी छेद नहीं होता है और यहाँ से जो मसल्स रिलेटेड होती है डायफ्राम से उसे हम बोलते हैं फ्रैंकिक मसल्स। क्लियर। तो एक स्ट्रक्चर तो होता है डायफ्राम। दूसरे स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मसल्स प्रेजेंट होती है। आगे हम इसकी मसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम में रब करती हूँ। पहले हम रिब्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब हमने लंग्स के बारे में तो पढ़ा, अब रिब्स कहाँ प्रेजेंट होती है। जैसे रिब जो है वो एक केज बनाती है, जैसे कि इस साइड से ये हमने
केज बना हुआ रहता है। जो पसलियां होती है वो इस टाइप से केज बनाती है। ऐसा एक पसलियों का केज बनता है जिसे हम बोलते हैं रिब केज। उसी रिब केज के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी रिब्स होती है? 12 पेयर्स रिब्स होती है। क्लियर? 12 पेयर्स रिब्स में से 7 पेयर रिब्स जो होती है वो तो कैसी होती है? ट्रू होती है। 7 पेयर रिब्स तो कैसी होगी? ट्रू होगी। और 3 पेयर रिब्स कैसी हो जाती है? फॉल्स रिब्स होती है। और 2 पेयर रिब्स कैसी हो जाएगी? फ्लोटिंग रिब्स हो जाती है। अब ये फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोलते हैं वो? कि रिब्स जो होती है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? हमारे पीछे की तरफ जिसको हम डॉर्सल साइड बोलते हैं वहां वर्टिकल कॉलम प्रेजेंट होती है और आगे की तरफ जो वेंट्रल सरफेस है वहां स्टर्नम प्रेजेंट होती है। तो जैसे आप देखिए ये तो हो गई वर्टिकल कॉलम और ये हो गई स्टर्नम। तो रिब का एक पार्ट तो यहाँ से अटैच रहता है और दूसरा पार्ट यहाँ से अटैच रहता है। तो इस टाइप से कनेक्शन होता है, इस टाइप से केज का फॉर्मेशन होता है। एक पार्ट रिब का कहाँ से अटैच है? वर्टिकल कॉलम से, और दूसरा पार्ट कहाँ से अटैच होता है? स्टर्नम से अटैच रहता है। तो इस टाइप से रिब केज का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फ्लोटिंग रिब्स होती है उसमें रिब्स का एक पार्ट तो वर्टिकल कॉलम से अटैच होता है लेकिन दूसरा पार्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होता है, वो फ्री होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्लियर? तो ये जो 12 पेयर रिब्स होती है वो रिब केज का फॉर्मेशन करती है और इसी रिब केज के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? अब हम मसल्स के बारे में देखते हैं कि मसल्स कौन सी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो रिब्स होती है इन रिब्स के बीच बीच में जो मसल्स प्रेजेंट होती है, मतलब जो दो रिब्स हैं उन रिब्स के बीच बीच जो मसल्स प्रेजेंट होती है उन मसल्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरी होती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दोनों का फंक्शन क्या होता है? नाम से ही इनका फंक्शन इंडिकेट होता है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स ये दोनों ही कहाँ है? रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो रिब्स का मूवमेंट कहाँ होता है? आउटवर्डली मूवमेंट होता है। जब ये रिब केज है इसके अंदर लंग्स प्रेजेंट है, तो जब रिब्स का मूवमेंट आउटवर्डली होगा तो वो स्पेस जो होगा अंदर वाला वो स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ जाएगा तो लंग्स क्या होंगे? एक्सपांड होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो लंग्स क्या होते हैं? एक्सपांड होते हैं। क्लियर? और जब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है? लंग्स श्रिंक होते हैं। अब आप देखिए लंग्स एक्सपांड कब होते हैं? इंस्पायरेशन प्रोसेस में। और लंग्स श्रिंक कब होंगे? अब लंग्स श्रिंक होंगे इसका मतलब क्या? पिचक रहे हैं लंग्स तो उसमें से एयर बाहर जा रही है। एयर बाहर कब जाएगी? एक्सपायरेशन के प्रोसेस में। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? इंस्पायरेशन के टाइम। और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स क्या कर रही है? लंग को श्रिंक कर रही है, तो ये कब होगा? एक्सपायरेशन के टाइम, और ये होगा इंस्पायरेशन के टाइम। क्लियर? ये समझ में आया आपको कि इन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? और डायफ्राम से जो मसल्स जुड़ी रहती है उसे हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स। क्लियर? तो ये मसल्स का रोल, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे तब मैं आपको और क्लियर करूंगी कि किस टाइप से ये मसल्स वर्क करती है और किस टाइप से एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता है। अब आप देखिए कि जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लंग्स एक्सपांड हो रहे हैं। लंग्स एक्सपांड कब हो रहे हैं? जब प्लूरल कैविटी जो है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ये लंग्स जैसे कि एक्सपांड हो गए यहाँ पर, तो नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग स्टेज में जो डायफ्राम होता है वो कैसा रहता है? डोम शेप रहता है। क्लियर? लेकिन जब एयर को अंदर की तरफ लेना है, इंस्पायरेशन का प्रोसेस होना है, तो ये डायफ्राम कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। क्लियर? ये डायफ्राम इस साइड से फ्लैट हो जाएगा तो ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा थोरेसिक कैविटी का। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएंगे? लंग्स एक्सपांड हो जाएंगे।
क्लियर? तो ये प्रोसेस होगा इंस्पायरेशन का। और जब एक्सपायरेशन का प्रोसेस होगा तो क्या होगा, डायफ्राम फिर से इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, तो ये लंग्स वापस कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे और श्रिंक हो जाएंगे। तो एयर कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। क्लियर? तो ये हमने यहाँ पर देखा है कि किस टाइप से लंग का स्ट्रक्चर होता है, एल्वेलाई क्या होती है और इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है। क्लियर? थैंक यू।